हेलो दोस्तों, वेलकम टू हुमायूं टॉकीज़। आज की ये गुफ्तगू कोविड-19 के बारे में है और ये पहली बार है कि मैं कोविड-19 के बारे में पब्लिकली कोई गुफ्तगू कर रहा हूँ। और इस डिले की वजह ये है कि जब ये पैंडेमिक आया तो इवन डॉक्टर्स और साइंटिस्ट को भी इसके बारे में बहुत कम पता था। तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी वीडियोस बनाई, एक्सपर्ट्स ने अपने ओपिनियन दिए, उनमें से बहुत ओपिनियन गलत साबित हुए। तो मैं इस चीज़ का इंतज़ार कर रहा था कि कोई ऐसी हतमी शक्ल बने इस पैंडेमिक के बारे में जहाँ मैं आपसे कोई बात किसी वसूख के साथ, किसी कॉन्फिडेंस के साथ कर सकूँ। ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। ये पार्ट 1 है और इसका पार्ट 2 भी आएगा। ये लाइफ सेविंग इन्फॉर्मेशन है। अगर आपके पास ये इन्फॉर्मेशन मौजूद है, आप बर वक्त इसके ऊपर अमल करते हैं अपने डॉक्टर से मशवरे के साथ, तो पेशेंट की तकलीफ़ कम हो सकती है, हत्ता कि जान भी बच सकती है। तो शुरू में एक चीज़ मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं, मैं मेडिकल डॉक्टर नहीं हूं, ना मैं इस वीडियो के ज़रिए कोई दवाई तजवीज़ कर रहा हूं आपको, ना मैं आपको कोई टेस्ट कराने को या उनका मतलब समझने को कह रहा हूं। ये सिर्फ आपको ये बताने के लिए है कि ये बीमारी कैसे कैसे बढ़ती है और कौन कौन से टेस्ट आपके डॉक्टर करवा सकते हैं या उनको करवाने चाहिए और किस टाइम पे करवाने चाहिए और कौन सी दवाइयाँ इस वक्त दुनिया में इसमें इस्तेमाल हो रही हैं, कौन सी जो हैं वो ऑब्सोलीट हो गई हैं यानी उनका इस्तेमाल बंद हो गया। तो किसी भी बीमारी की सूरत में आपने अपने डॉक्टर से ही रुजू करना है, उन्हीं के मशवरे पे चलना है। लेकिन इस वीडियो को समझ लें ताकि आप अपने डॉक्टर के साथ गुफ्तगू करते हुए उनकी बात को भी समझें और अपने ख़दशात या अपनी राय भी दे सकें। तो सबसे पहले एक साइंटिफिक फैक्ट, ये 3 बातें समझ लीजिए। वायरस जो है ये जिस्म के बाहर ज़िंदा नहीं रह सकता ज़्यादा देर तक, ना ये मल्टीप्लाई होता है, इसकी तादाद भी नहीं बढ़ती। ये बात मैं क्लियर करना इसलिए मुनासिब समझ रहा हूँ कि जब सेकंड वेव आई इंडिया में अभी, तो बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि जी अभी तो दिल्ली की हवा में वायरस फैल रहा है। ऐसा नहीं है, साइंटिफिकली ये साबित नहीं है। वायरस हवा में नहीं रह सकता, सिर्फ ये चंद फुट जाके किसी शख्स के मुँह से निकलेगा, चंद फुट जाके गिर जाएगा और उसके बाद ये मर जाएगा। इसको ज़िंदा रहने के लिए और अपनी तादाद बढ़ाने के लिए इंसानी सेल की ज़रूरत होती है। जब तक जिस्म के अंदर नहीं जाएगा ये ना ज़िंदा रह सकता है, ना अपनी तादाद बढ़ा सकता है। और आखिरी बात यह कि अभी तक साइंस ने कोई ऐसी दवाई दरियाफ़्त नहीं की, कोई ऐसी दवाई का पता नहीं चला या किसी और भी चीज़ का जो इस वायरस को मार दे। तो अगर आपको कोई शख्स ये कह के दवाई दे कि देखें जी ये दवाई खाएँ आपका कोरोना मर जाएगा, तो ये गलत है। ऐसी कोई चीज़ अभी तक दरियाफ़्त नहीं हुई। हाँ, जो चीज़ें बताई जाती हैं वो आपकी इम्यूनिटी यानी आपकी जिस्म की क़ुव्वत मुदाफ़ियत को ज़रूर बढ़ाती हैं। और साइंस क्या कर सकती है? साइंस ये कर सकती है कि वक्त पे मेडिकल साइंस इसकी तशख़ीस कर ले और वक्त पे जो इससे जो इलाज है यानी जो मरीज़ को कंफर्टेबल करने के लिए या उसके जिस्म को नुकसान से बचाने वाला इलाज वो शुरू कर दें। हम नुकसान को काबू कर सकते हैं लेकिन हम वायरस को काबू नहीं कर सके अभी तक। ठीक है, तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। और एक और चीज़ बता दूं आपको, इस मर्ज़ में 80% लोग जो हैं वो सीरियस हुए बगैर ही ठीक हो जाते हैं। तो अगर एक शख्स दावा करता है कि उसके पास एक दवाई है और वो उससे मरीज़ों को ठीक कर देता है, तो ये याद रखें कि 80 मरीज़ों ने वैसे ही ठीक हो जाना है। तो वो बाद में कहेगा आपको कि देखें जी मेरे पास ये कोविड का मरीज़ आया था, मैंने दवाई दी, वो ठीक हो गया। हो सकता है वो मरीज़ वही हो जिसने उस दवाई के बगैर भी ठीक हो जाना था। तो इस किस्म के किसी दावों पर आपने ध्यान नहीं देना, साइंस को समझना है। अब ये वायरस फैलता कैसे है? ये नाक के ज़रिए फैलता है, गले में जाता है और उसके बाद लंग्स में जाता है। ये जगह क्यों अफेक्ट होती हैं? यहाँ पे सेल्स ऐसे हैं जिनके ऊपर एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2 के रिसेप्टर्स मौजूद है। ये रिसेप्टर्स का मतलब ये है कि सेल इन रिसेप्टर्स के रास्ते अंदर दाखिल हो सकता है। अगर ये रिसेप्टर नहीं होंगे तो सेल जिस्म के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। यही वजह है कि हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम, हमारा सांस लेने का जो निज़ाम है वो बहुत शदीद मुतासिर होता है, क्योंकि यहाँ पे ACE2 रिसेप्टर बहुत ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं जिसके रास्ते से सेल जिस्म के अंदर चला जाता है। अब इसके सिम्टम्स आप देख लीजिए स्क्रीन पे। आपको बुखार हो सकता है, आपके सूंघने की, चखने की सलाहियत चली जाएगी, नाक बह भी सकती है, बंद भी हो सकती है, खांसी बलगम के साथ, बग़ैर बलगम के, गले में ख़राश, गले का दुखना, सांस की तकलीफ़, डायरिया, थकावट, मसल पेन, ये सब हो सकता है। लेकिन ये सारे इकट्ठे होना ज़रूरी नहीं है। इनमें से कोई एक भी हो जाए तो आपको एहतियात कर लेनी चाहिए। इसका मतलब है कि अब ये चेक करने की ज़रूरत है कि कहीं आपको कोविड-19 तो नहीं हो गया। तो ये आपने ख्याल करना है। ना आपने फ़ीवर को ज़्यादा अहमियत देनी है, ना आपने खांसी का इंतज़ार करना है। इनमें से कुछ भी हो सकता है।
ये अब स्टडी जो है ये बता रही है कि कितने फ़ीसद लोगों में कौन सा सिम्टम होता है। तो ये जो सूंघने की और चखने की सलाहियत के चला जाना है, ये माइल्ड केसेस में 86% में होता है। यानी जो केस सीरियस नहीं होते, जिन्होंने जल्दी ठीक हो जाना होता है, उनमें 86% में ये होता है। और बाकी जो है जो सीरियस होते हैं उनमें मॉडरेट केसेस में सिर्फ 4-4.5% में, और जो बहुत ही शदीद होते हैं उनमें 7% में ये होता है। तो यहाँ से ही आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये अगर आपके सूंघने की और चखने की सलाहियत चली गई है तो ये चांस है कि आपको शदीद किस्म का कोविड नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि आपके जिस्म ने शुरू में ही जंग लड़ के उस वायरस को आपके नाक और मुंह में रोका, और उस जंग की वजह से वो सेल वहाँ पे डैमेज हो गए और आपके सूंघने और चखने की सलाहियत चली गई। लेकिन बहरहाल आप इस पर, अगर आपकी ये सलाहियत चली गई है तो आप उसके बाद रिलैक्स नहीं कर जाएंगे, आप कंटिन्यू करेंगे अपने आप को मॉनिटर करना। बुखार 80% केसेस में होता है, खांसी 84% में, और नीचे अगर आप देखें छोटे टेक्स्ट में लिखा हुआ है कि डायरिया भी 38% में होता है, यानी कि पेट ख़राब हो सकता है। तो ये सारी अलामात मौजूद हो सकती हैं, इनमें से कोई भी हो सकती है, ये सारी गौर के काबिल हैं। अब कोविड-19 के अंदर जो मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की, अपने आसपास के लोगों में कन्फ्यूजन है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें पहले से होती थी। जैसे हमें सीजनल एलर्जी होती थी, कभी पोलन एलर्जी हो गई कुछ लोगों को वैसे नज़ला ज़ुकाम हो गया मौसम बदलने से, किसी ने कहा मुझे एसी की ठंड लग गई, ठंडा गर्म हो गया। तो उनके सिम्टम भी और कोविड के सिम्टम में काफ़ी कुछ कॉमनैलिटीज़ हैं। जैसे कि आप देखें दरमियान में ओवरलैपिंग में डार्क ब्लू में खांसी, सांस का तकलीफ़ होना, थकावट, सर में दर्द, गला दुखना, नाक का बंद हो जाना या बहना, ये एलर्जी में भी हो सकता है, कोल्ड फ्लू में भी हो सकता है, पोलन में भी हो सकता है, और ये कोविड में भी हो सकता है। लेकिन कोविड की ख़ास बात यह है कि उसमें पूरे जिस्म में दर्द होगा, सूंघने चखने की सलाहियत चली जाएगी, नौजिया वोमिटिंग होगा, डायरिया होगा। जबकि एलर्जी में क्या है, आंखें बहेंगी, छींकें आएंगी। लेकिन अब आपने ये जो अलहदा से कोविड की हैं इनका इंतज़ार नहीं करना। ये जो कॉमन वाली चीज़ें हैं इनके जो नमूदार होते ही आपने कोविड के बारे में एहतियात करनी है। एक बुनियादी असूल याद रख लीजिए, जो कि बहुत लोग गलती कर रहे हैं और इवन डॉक्टर्स भी गलती कर रहे हैं, डिले कर रहे हैं। पहले वो बहुत सारी, चूँकि ये सिम्टम कॉमन होते हैं, तो वो जो सबसे लीस्ट लाइकली है वहाँ से शुरू करते हैं और फिर आगे आगे बढ़ते हैं। आखिर में कोविड का टेस्ट कराते हैं, कोविड की इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उस वक्त तक देर हो जाती है। वबा के ज़माने में एक असूल याद रखिए, जो वबा फैली हुई है सबसे पहले उसका टेस्ट कराएं। जब वहाँ से आप क्लियर हो जाते हैं आपको नहीं है, फिर उसके बाद जो बाकी दूसरी बीमारियाँ हैं उनका टेस्ट कराएं। उल्टा ना चलें कि पहले आप दुनिया भर की बीमारी समझते रहें और आखिर में जाके आप कोविड समझें, और कोविड सीरियस है और इस दौरान खुदा ना खास्ता आपकी बीमारी चूँकि वो वक्त पे तशख़ीस ही नहीं हुई तो वो सीरियस हो सकती है। अब कुछ लैब टेस्ट ऐसे हैं जो कि आपका डॉक्टर आपको तजवीज़ करे, तो इवन पीसीआर टेस्ट ना भी हो तो उसके बगैर भी कोविड का पता लग सकता है। ये सिचुएशन ख़ास तौर पे देखी गई इंडिया में सेकंड वेव के दौरान, जब कोविड के पेशेंट की तादाद में बहुत इजाफा हो गया, लेबॉर्ट्रीज़ पे बहुत लोड आया, पीसीआर टेस्ट करना और उसको वक्त पे उसका रिज़ल्ट देना वो पॉसिबल नहीं रहा, तो डिले हो गई। लोग कोविड-19 के पीछे भागते रहे कि जब तक वो डायग्नोज नहीं होगा, मेरा पीसीआर टेस्ट पॉजिटिव नहीं आएगा, तो डॉक्टर ने कहा जी अगला कोई कदम नहीं उठाएंगे, लेट्स वेट फॉर पीसीआर टेस्ट। इसमें बहुत कीमती टाइम वेस्ट हुआ। अगर उस वक्त उनके डॉक्टर कुछ ब्लड टेस्ट करा के उसमें कुछ अलामात देखते तो वक्त पे इलाज या डैमेज कंट्रोल शुरू कर देते तो पेशेंट्स को नुकसान ना होता। वो ब्लड टेस्ट क्या है, ये चंद चीज़ें मैं आपके सामने शो कर रहा हूँ। ये आप ब्लड टेस्ट देंगे तो उसमें सीआरपी देखा जाएगा आपका, ये बताएगा कोविड इन्फ्लेमेशन है कि नहीं, लिम्फोसाइट कम हो सकते हैं, न्यूट्रोफिल हाई हो सकते हैं, कम प्लेटलेट हो सकते हैं, वाइट ब्लड सेल भी कम हो सकते हैं। बाज़ औक़ात टाइफाइड पॉजिटिव आता है इसके अंदर, हालांकि टाइफाइड होता नहीं है, ये क्रॉस एक्टिविटी होती है और टाइफाइड एंटीजन पॉजिटिव आते हैं। लेकिन वबा के ज़माने में अगर टाइफाइड एंटीजन पॉजिटिव आएगा तो आप इसको कोविड मार्कर समझेंगे। पहले पेशाब में पस सेल भी आ सकते हैं विदाउट बैक्टीरिया, और आपका डी डाइमर बढ़ सकता है। डी डाइमर का मतलब है खून जो गाढ़ा हो रहा है। इसके अलावा चेस्ट सीटी स्कैन, चेस्ट का एक्सरे और सीटी स्कैन, लेकिन एक्सरे से बेहतर है सीटी स्कैन, ज़्यादा एक्यूरेट है। चेस्ट सीटी स्कैन एक बड़ा गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है। इसके अंदर ये बताएगा कि आपके लंग्स कितने इन्फेक्ट हुए हैं और कितने डैमेज हुए हैं, ये बहुत ज़रूरी है। तो कोविड-19 का पीसीआर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो,
चेस्ट सीटी स्कैन बता देगा कि लंग डैमेज हुए हैं कि नहीं, और अगर हुए हैं तो इसका मतलब ये कोविड नमूनिया ही है। और ऑक्सीजन सैचुरेशन, अगर आप घर में अपनी ऑक्सीमीटर के साथ ऑक्सीजन चेक कर रहे हैं, 94 हो गई है, 94 से कम है, तो भी ये चांस है कि ये कोविड-19 है। अब रिस्क पे कौन लोग हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए, क्योंकि जो रिस्क पे लोग हैं उनके पास गलती का एरर नहीं है। उनके आप टाइफाइड के पीछे नहीं भागेंगे, उनके कोल्ड एंड फ्लू के पीछे नहीं भागेंगे, उनकी एलर्जी के पीछे नहीं भागेंगे, आप स्ट्रेट अवे हिट करेंगे कोविड-19 को, ठीक है, और वक्त उनको बहुत क्लोजली मॉनिटर करेंगे। ये सेंटर ऑफ डिजीज़ कंट्रोल यूएसए का डेटा है, इसी महीने का, चंद दिन पहले का। अभी तक अमेरिका में जितनी अमवात हुई हैं उसमें 80% अमवात जो हैं ये 65 साल के उम्र के लोग थे। तो पहला सबसे बड़ा रिस्क ग्रुप कौन सा हो गया? जिनकी उम्र 65 साल से ऊपर है। उसके बाद 17.5% वो लोग बीमार हुए जो जिनकी डेथ हुई, जो कि जिनका उम्र 45 साल से ऊपर थी। तो अब ये पूरा ग्रुप जो मिलाएं हम, तो ये 97%, यानी कि 100 में से 97 लोग वो थे जिनकी उम्र 45 साल से ऊपर थी। तो उम्र बजाते खुद एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। उसके अलावा ये बीमारियां अब आपके सामने आ गई हैं। अगर आपको इनमें से कोई बीमारी पहले से मौजूद है, कोई कंडीशन मौजूद है, तो आपका रिस्क और बढ़ गया। आपका वजन बढ़ा हुआ है, आपको डायबिटीज़ है, टाइप 1 हो, टाइप 2 हो, ब्लड प्रेशर की बीमारी हो, हार्ट डिजीज़ हो, फेफड़ों की बीमारी हो, लिवर का प्रॉब्लम हो, अगर आप सिगरेट पीते हैं या पीते रहे हैं, ये सारी मैंने लिस्ट आपके सामने रख दी है। यहाँ पे मैं एक बात ज़रूर करूँगा, ये डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन के बारे में मेरा हमेशा से ये मौक़िफ़ रहा है कि डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन अगर दवाइयों के साथ काबू में है तो ये इलाज नहीं है, ये एक बहलावा है। शायद आप कुछ देर के लिए उस बीमारी के असरात को डिले कर रहे हैं, वो बीमारी अपनी जगह मौजूद है। अब कोविड-19 ने ये बात खोल के सामने रख दी है कि डायबिटीज़ आपको है, भले आप दवाई लेते हो, अगर ब्लड प्रेशर आपको है, भले आप दवाई लेते हो, आप फिर भी रिस्क पे हैं। तो किसी को भी डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, भले कंट्रोल में है दवाइयों के साथ, उनका रिस्क बढ़ गया है। तो ये रिस्क फैक्टर ज़रूर नोट कर लीजिए। अब उसके बाद ये समझते हैं कि कोविड-19 की बीमारी बढ़ती कैसे है। अगर आपको ये समझ आना शुरू हो जाएगी यहाँ से, तो फिर आपको पता लग जाएगा कि किस किस फेज़ पे कौन कौन से एक्शन करने चाहिए, आपका डॉक्टर को क्या करना चाहिए। अगर वो कुछ मिस कर रहा है तो आप डॉक्टर को याद करा सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर्स भी आजकल बहुत प्रेशर में हैं, डिसीजन फटीग हुई हुई है, बहुत पेशेंट है, मैनेज करना मुश्किल हो रहा है। तो उनको भी इंसान समझें, उनसे भी गलती हो सकती है, तो अपनी जान बचाने की कोशिश करें, उनकी भी मदद करें। उनको बताएं कि जी देखें, मेरा ये टेस्ट तो नहीं मिसिंग, क्या मैं किस स्टेज पे हूँ, तो ये देखते हैं कैसे फैलता है। अब यहाँ पे वायरस की मिसाल मैंने आपको दी है एक माचिस की तीली के साथ। माचिस की तीली के ऊपर वो बुरादा सा लगा हुआ है उसका, जो आग लगाता है। ये नीचे वायरस की तस्वीर है, ये एक वायरस है। जब ये वायरस जिस्म में दाखिल होता है तो ये समझें कि ये वायरस अब बहुत सारे वायरस में बदल गया है, और वो माचिस की डब्बी के अंदर जिस तरह बहुत सारी तीलियाँ होती हैं, ये वायरस अब बहुत सारे वायरस में तब्दील हो गया है। इसके बाद अब ये वायरस जब रेप्लिकेट करता है, इसे वायरल रेप्लिकेशन फेज़ कहते हैं। वायरल जब रेप्लिकेट करता है तो फिर उसके बाद ये शैतानी शुरू करता है, ये आग लगाता है जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में, स्पेशली लंग्स में आहिस्ता आहिस्ता आग लगाना शुरू कर देता है और भागता जाता है। अब इंसान का जो जिस्म है वो इसके मुकाबले में रिस्पॉन्ड करता है। पहले जो इन्फ्लेमेशन होती है, यानी वो स्टेज जिसमें अब जिस्म में आग लगना शुरू हो गई, जैसे वर्ड इन्फ्लेमेशन है मेडिकल में, तो आपका जिस्म का इम्यून सिस्टम उसको मारने की कोशिश करता है वायरस को। अब वायरस आगे आगे है, आपका जिस्म उसके पीछे पीछे है। या तो स्टेज पे आके केस रिजॉल्व हो जाएगा, वायरस ख़त्म हो जाएगा और आपकी जिस्म की आग बुझ जाएगी। लेकिन कुछ लोगों में जो सीरियस हो जाते हैं, वहाँ पे ये होता है कि या तो वायरस काबू नहीं आता, उसकी आग लगाई भी बढ़ जाती है, या वायरस तो मर जाता है लेकिन आपने जो फौजें बुला ली, अब आपका इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव हो गया। इसे हाइपर इन्फ्लेमेशन स्टेट कहते हैं। अब जो आग लगी है, अब जो डैमेज हो रहा है वो वायरस से नहीं हो रहा, वो आपके अपने जिस्म के मुदाफ़ती निज़ाम के ओवर एक्टिव होने की वजह से हो रहा है, हाइपर एक्टिव होने की वजह से हो रहा है। ये वो मरीज़ हैं जो सीरियस हो जाते हैं, क्रिटिकल हो जाते हैं या अपनी जान से चले जाते हैं। तो यहाँ पर याद रखने वाले दो वर्ड हैं, इन्फ्लेमेशन, वो स्टेज सेकंड नंबर की जहाँ पे आग फैलना शुरू हुई है, और तीसरी वो स्टेज हाइपर इन्फ्लेमेशन या सिस्टेमिक इन्फ्लेमेशन, या जिसे साइटोकाइन स्टॉर्म भी कहते हैं। पार्ट 2 में मैं आपको जब नेक्स्ट पार्ट 2 वीडियो आएगी तो फिर मैं आपको डिटेल से साइटोकाइन स्टॉर्म भी समझा दूंगा।
तो इन्फ्लेमेशन याद रखिए ये हर डिजीज़ की बुनियाद में है। ये जिस्म का मुदाफ़ती निज़ाम है। ये आग लगती इसलिए है कि जो वायरस और बैक्टीरिया आया है, जो आपके जिस्म का मुदाफ़ती निज़ाम है, वो जब लड़ रहे हैं तो उसके नतीजे में जो डैमेज हो रहा है, जो बहुत सारे आपके इम्यून सिस्टम के सेल लड़ाई की जगह पर आ रहे हैं, तो ये इन्फ्लेमेशन उसका मार्कर है कि वो लड़ाई कितनी शदीद है या वो वायरस या बैक्टीरिया आपको कितना नुकसान पहुंचा रहा है, कितनी आग लगा रहा है। इसका टेस्ट एक बड़ा बुनियादी सा टेस्ट है जो ब्लड टेस्ट में किया जा सकता है। उसका नाम है सी रिएक्टिव प्रोटीन। ये इन्फ्लेमेटरी मार्कर है और ये सबसे ज़्यादा रेलेवेंट है। इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स जो हैं उनमें कोविड-19 की शिद्दत बताने में किसी मरीज़ को कितना ज़्यादा सीवियर कोविड-19 हुआ है। तो इसकी नॉर्मल वैल्यू जो है वो 5 से नीचे होती है। कुछ लेबॉर्ट्रीज़ में इक्विपमेंट के उनके हिसाब से 6 भी होती है, तो 5 या 6 से ये नीचे होनी चाहिए, तो इसका मतलब है इन्फ्लेमेशन काबू में है। और अगर आपने डायग्नोस्टिक वाली मैंने जो पिछली स्लाइड थी उसमें नोट किया हो, तो CRP की वैल्यू अगर आपके ब्लड टेस्ट में 10 से ज़्यादा है तो इसका मतलब है लाइकली चांस है कि ये कोविड-19 इन्फ्लेमेशन है। अब यहाँ बात करते हैं कि जब मरीज़ को किसी को कोविड-19 के सिम्टम आते हैं या PCR टेस्ट पॉजिटिव आता है तो सबसे पहला मशवरा होता है कि 14 दिन के लिए घर में अपने आप को क्वारंटीन कर लीजिए। याद रखिए ये मशवरा जो है ये मरीज़ की बेहतरी के लिए नहीं है, ये मशवरा बाकी लोगों को बचाने के लिए है कि उनको भी कोविड-19 ना हो जाए। लेकिन मरीज़ के साथ क्या करना है? मरीज़ के साथ ये करना है कि उसको पहले दिन से बड़ा केयरफुली मॉनिटर करना है उसके सिम्टम्स को। डॉक्टर मुख्तलिफ वक्फों से दिनों के चाहिए कि उनको ब्लड टेस्ट और बाकी टेस्ट प्रिस्क्राइब करें ताकि वक्त पे और सही डायग्नोसिस हो और जहाँ ट्रीटमेंट की जगह बनती है, जो टाइम बनता है, राइट टाइम पे वो ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाए। तो मरीज़ को क्वारंटाइन में डाल के या अपने आप को क्वारंटाइन करके छोड़ नहीं देना, आपने बहुत केयरफुली मॉनिटर करनी है उसकी कंडीशन। अब ये देखिए कि ये एक ऑक्सीमीटर की तस्वीर है, ये बड़ा मशहूर हो गया ये आला कोविड-19 के दिनों में। ये आपके ब्लड में ऑक्सीजन की सैचुरेशन मालूम करता है। अच्छा, ये बात याद रखिए कि इसका खून ज़्यादा या कम होने से ताल्लुक़ नहीं है, ये खून में उसकी परसेंटेज मालूम कर रहा है। अगर आपका हीमोग्लोबिन ज़्यादा है या कम है, ऑक्सीजन की जो है वो मिकदार वो वही रहती है, उसकी परसेंटेज रहनी चाहिए। ठीक है, तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बड़ी क्लियर गाइडलाइन दी है कि अगर आप एक नॉर्मल लंग्स रखते हैं, आपको सांस की पहले से कोई तकलीफ़ नहीं है, तो कमरे के टेम्परेचर पे, रूम एयर पे, नॉर्मल हवा के अंदर अगर आपका ऑक्सीमीटर जो है वो 94 से 90 के बीच में दिखा रहा है रीडिंग, तो ये नॉर्मल नहीं है, ये अर्ली साइन है, ये पहली निशानी है कि आप अब आहिस्ता आहिस्ता आपका कोविड का मर्ज शिद्दत इख्तियार कर रहा है। तो ये बहुत ख्याल करना है आपने कि 94 से 90 के बीच में इसको लाइट नहीं लेना, बल्कि WHO कहता है कि बेहतर है कि आप एहतियात कर लें और टेस्ट करा लें। भले आपका अंदाज़ा गलत निकले, ये ठीक है, बनिस्बत इसके कि आप लेट करके टेस्ट कराएं और तब पता चले कि डिज़ीज़ बढ़ गया है, फिर उसका फ़ायदा नहीं है। ये मैंने आपके सामने एक ये टेबल है, ये देख लीजिए। अगर ऑक्सीमीटर पे ऑक्सीजन सैचुरेशन 94 से 85 के बीच में आ गई है तो आप हाइपॉक्सिक हो गए हैं, और अगर 85 से नीचे है तो बहुत सीवियर यानी कि बहुत ही शदीद हाइपॉक्सिक हो गया, आपकी बॉडी को शदीद ऑक्सीजन की कमी लाहक हो गई है। अब आखिरी स्लाइड पार्ट 1 की, ये आपको उसमें समझा देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साइंटिस्ट ने कोविड-19 की डिज़ीज़ को 3 स्टेजेस में डिवाइड किया है। पहली स्टेज वायरल रिस्पांस है। अगर आप मेरी वो माचिस की तीली वाली याद रखें तो पहली जो है वो स्टेज वो है जिसमें वायरल जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, माचिस की डब्बी के अंदर जिस तरह तीली गई थी अपने आप को बढ़ा रहा है और आपकी बॉडी उसको रिस्पॉन्ड कर रही है, मारने की कोशिश कर रही है। दूसरी स्टेज जो है वो पल्मोनरी स्टेज है। पल्मोनरी कहते हैं रिलेटेड टू लंग्स, आपके फेफड़ों से मुताल्लिक। यहाँ पे आपका CT स्कैन एबनॉर्मल आ सकता है, एबनॉर्मल चेस्ट इमेजिंग, और अब इन्फेक्शन जो है, इन्फ्लेमेशन बढ़ रही है। यहाँ पे वो तस्वीर याद रखें जब वो आग लगा के वायरस माचिस की तीली के साथ भाग रहा था। और तीसरी वो स्टेज है जहाँ आपकी बॉडी ने अब बहुत शदीद रिस्पॉन्स किया है। वायरस हो सकता है ये स्टेज में आके ख़त्म हो गया हो या बहुत थोड़ा रह गया हो, लेकिन अब आपका जिस्म के इन्फ्लेमेटरी मार्कर जो है वो हाई हो गए हैं और आपके जिस्म ने शदीद गोलाबारी शुरू कर दी है, और अब जिस्म को नुकसान ज़्यादातर अपने जिस्म के मुदाफ़ती निज़ाम से पहुंच रहा है। ये हाइपर इन्फ्लेमेशन स्टेज है, तीसरी स्टेज है। इस स्टेज को में साइटोकाइन स्टॉर्म भी आता है। तो दोस्तों ये पार्ट 1 था। आपको मैंने डायग्नोसिस के तरीके बता दिए। PCR टेस्ट के बगैर भी डायग्नोसिस हो सकता है, कैसे हो सकता है,
मैंने आपको ऑक्सीजन सैचुरेशन के मुतालिक भी बता दिया, सिम्टम्स के मुतालिक भी बता दिया, और आपको मैंने बुनियादी तौर पे इन्फ्लेमेशन क्या चीज़ है, कितनी होनी चाहिए, और कौन सी स्टेजेस हैं कोविड-19 की। तो प्लीज़ इस वीडियो को देखिए गौर से, अगर नहीं समझ आती 2-3 बार देखिए और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिए, ये बहुत ही अहम है। और प्लीज़ पार्ट 2 इसका ज़रूर देखिएगा, जहाँ पे हम दवाइयों और मेडिकल इंटरवेंशन के बारे में और कौन कौन से टेस्ट कितने दिनों पे कराने चाहिए वो डिस्कस करेंगे। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा और देखते रहिए हुमायूं टॉकीज़।